हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बीपीएससी प्री के जो पेपर हैं वो सॉल्व किए हैं। उसके थ्रू हमारे 1000 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आयोग द्वारा पूछे गए। और अभी हम फॉरेस्ट मेंस के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 2022 से लेकर के 24 तक के इसके भी 300 पेपर 300 नहीं 150 क्वेश्चन जो हमारे एमपीपीएससी प्री के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। और आज हम करने वाले हैं फॉरेस्ट मेंस का 2021 का पेपर सॉल्व। आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये हथनौरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पन्ना का नांद चांद का मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो मकर संक्रांति पर जो है किया जाता है। पन्ना का क्या बोल रहा है, पन्ना का। अभी पन्ना की लोकेशन आपको पता ही होगी, यहाँ देखेंगे ना तो ये आपका पन्ना यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो नान चांद का मेला है ये भी कहाँ आयोजित होता है, यहीं पर होता है। और कब होता है, मकर संक्रांति पर, यानी कि जनवरी। मकर संक्रांति कब होती है, आपके जनवरी में आती है ना। तो तभी जब है इसका आयोजन किया जाता है, कहाँ पर, पन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोक देवता लाला हरदौल कहाँ से संबंधित है। तो आपके बुंदेलखंड से है। कौन, लाला हरदौल। हरदौल की मनोती जो है ना वो भी कहाँ गाई जाती है, आपके बुंदेलखंड। ये एमपी का अपना मैप हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो यहीं पर जो है आपकी क्या कही जाती है, हरदौल की मनौती। तो देवता के रूप में पूजा जाता है। कुछ भी मतलब खुशी का त्यौहार होता है या फिर शादी वगैरह होती है तब भी सबसे पहले जो है इन्हीं को पूजा जाता है और इनको इनविटेशन दिया जाता है। और ऐसी मान्यता है यहाँ के लोगों की कि अगर आप इनको इनवाइट कर रहे हैं तो आपके जो भी भोजन करवाया जाता है तो उसमें मतलब किसी तरह की कोई कमी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया था। मांडू के अंदर है रूपमती महल, आपका किसने करवाया था। तो रूपमती महल का जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, बाज बहादुर ने। किसके लिए, रूपमती के लिए। और किसके किनारे है ये रूपमती महल, तो आपकी नर्मदा नदी के किनारे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1961 में। 1961 में ये स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला के मोती कहा है। तो वो कहा था बाबर ने। मतलब हम देखेंगे अगर कि इंडिया के जितने भी किले हैं उन सब का एक जिब्राल्टर करके भी इसको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मोती की माला है, ये माला है ना। और सबसे प्रमुख कौन होता है यहाँ पर, इसका ये जो पैंडल होता है ना, तो इसकी तुलना जो है ना ग्वालियर का जो किला है इससे की जाती है। यानी कि जो मेन होता है किसी भी माला का, जो सुंदरता का मेन भाग जो होता है ना वो उसका पैंडल सेट होता है ये। तो हमारा ग्वालियर का जो किला है वो भी इसी के समान है। और बाबर ने इसको क्या कहा है, भारत के किलों की मोती की माला। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी जनजातियां स्वयं को रावण का वंशज मानती है। तो रावण का वंशज कौन मानते हैं, गोंड और कोरकू। अभी देख लेते हैं हम गोंड और कोरकू हमारे एमपी में कहाँ पर निवास करते हैं। ये हमने एमपी का मैप ड्रॉ कर लिया है। इसमें हम देखेंगे तो आपका जो कोरकू है इस एरिया में आपको कोरकू ट्राइब्स देखने को मिलेगी। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको गोंड देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों ही जनजातियां हैं जो क्या करती है, रावण को अपना, दोनों ही जनजातियां जो है ये क्या करती है, अब खुद को रावण का वंशज मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ है। तो ये है आपका पन्ना। अभी पन्ना मैंने ऊपर बताया था, उसकी लोकेशन आप देखेंगे ये एमपी है ना, इधर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आपको यहाँ पर पन्ना देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, वीर मित्रोदय का लेखक कौन है। वीर मित्रोदय है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो मित्रोदय, मित्र शब्द छुपा हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मित्र मिश्र जो है इसके लेखक है। अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वीर मित्र, तो आप याद रखेंगे मित्र से मित्र, तो इसका जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे, मित्र मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है। तो जो पिथौरा चित्रकला है अपने, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेते हैं। भील जनजाति से संबंधित है। ये अपने एमपी का मैप हो जाएगा यहाँ पर, है ना।
तो ये वाला जो एरिया है अपना, आप सभी जानते हैं, इसको ऐसा कर लेना। पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है ना, इधर देख लेते हैं ना, ऐसा ये पश्चिमी मध्य प्रदेश है। यहाँ पर हमारी भील ट्राइब्स जो है क्या करती है, निवास करती है। और इसकी जो प्रमुख प्रसिद्ध चित्रकला है वो कौन सी है, पिथौरा चित्रकला है। एक और है इसकी जिसको बोलते हैं गौरतेज, तो ये भी किसकी है, भील जनजाति की। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, नंबर में आपके भील जनजाति, सेकंड पे आपकी गौड़ आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11th क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र पूछा है तो ये आपका हो जाएगा रीवा में। और रीवा आप सभी जानते हैं इधर है ना, तो ये यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रीवा। ठीक है, यहीं पर आपका जो है ये सौर ऊर्जा संयंत्र जो है उपस्थित है। कौन सा, एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार के खान मंत्रालय, भारत सरकार का बोला है, खान मंत्रालय का बोला है कि वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित में से किन खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। तो ये जो क्वेश्चन था इसको आयोग ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे तांबा, लोहा है उसके, तांबा, सिलिका, तांबा, जस्ता, जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना वो ये वाला तो आपका ठीक है फर्स्ट ऑप्शन तो, लेकिन ये जो सेकंड दे रखा है सभी में जो है मिसमैच करा हुआ है, तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन था इसको आयोग ने डिलीट कर दिया है। सभी को बोनस अंक इसका मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि से, कोयले के भंडार की दृष्टि से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है ना, महत्वपूर्ण नहीं है, इस पे भी हमको फोकस करना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे सोहागपुर है, सिंगरौली है, पेंच कानन, तो ये क्षेत्र तो हमारे मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पे कोयला मिलता है। अभी यहाँ पे पूछा है तो नीमच जो है, नीमच आप देखेंगे एक बार और एमपी का मैप बना के देख लेते हैं अपन, एक मिनट थोड़ा सा, ये एमपी का मैप बनाया अपन ने, तो ये यहाँ पर नीमच आप सभी जानते हैं, यहाँ पर है नीमच, ये आपका एन फॉर नीमच हो गया। उसके बाद सोहागपुर आपका शहडोल में हो जाएगा, सिंगरौली हो जाएगा आपका, और इधर पेंच कानन घाटी ये वाला एरिया, तो ये सब तो इधर है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग जो है वो क्या है, मुख्य खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। दक्षिणी भाग में हमको ऐसे कुछ खनिज देखने को नहीं मिलते, तो यहाँ पे नीमच सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था, भंडारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो अगर आपको लोकेशन क्लियर है तो आप इसका आंसर सीधे सीधे दे सकते हो। इसलिए लोकेशन हमको मैपिंग जरूर पता होना चाहिए, और एमपी की तो जरूर ही पता होना चाहिए, क्योंकि एमपी के हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर हमको पता करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है ना। टाइगर रिजर्व का बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा है, तो आपको देखने को मिलेगा ये पेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। सबसे छोटा वाला आपका रामसर साइट पूछा है इसने, तो ये आपका हो जाएगा सिरपुर आर्द्र भूमि स्थल, जो कहाँ पर है कमेंट करके आप बताएंगे। सबसे बड़ा वाला मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर भोज आर्द्र भूमि स्थल, जो कि कहाँ पर, भोपाल में। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। अभी 5th नंबर का अभी घोषित कर दिया है आपका, वो क्या है, तवा जलाशय। कौन सा है, तवा जलाशय, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, आपके होशंगाबाद नर्मदापुरम में, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सिरपुर आर्द्र भूमि स्थल कहाँ है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है। नदी बेसिन पूछा है यहाँ पर, तो आपका नर्मदा हो जाएगा कि नर्मदा नदी के जो बेसिन है इसके अंदर ही स्थित है, मतलब नर्मदा की कोई सहायक नदी है उसके ऊपर जो है कोलार सिंचाई परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कारा, कारजन, खुर्दी, क्वार्टर। डर तो नहीं लगा क्वेश्चन पढ़ के, हाँ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये ही बेनिफिट है कि हमने ये चीज़ देखी है, तो हमको अगर हमारे आने वाले एग्जाम में इस तरह की कुछ पढ़ने को मिलेगा तो हम सीधे से आंसर लगा देंगे कि किसकी ये सहायक नदी है ना। कारा, कारजन, खुर्दी, क्वार्टर, क आ रहा है सब में, है ना। और खुर्दी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। अभी हम लोग नर्मदा नदी पढ़ते हैं, सहायक नदियाँ भी पढ़ते हैं। सभी लोग जानते हैं कि 22 और 21 कितनी हो जाएगी, 22 + 21 आपका ये 2043 के आसपास, मतलब इतनी जो नदियाँ हैं, और लगभग बता रही हूँ मैं ना, कम ज़्यादा हो सकती है ये, तो
इतनी सहायक नदियां हैं हमारी नर्मदा नदी की, तो उसमें से ये कोई सी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि छिपी हुई अवस्था में रहती है, जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते, और आयोग ने वो ही पूछ लिया है। तो किसकी सहायक नदियां हैं? ये नर्मदा नदी की। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, कारा, करजन, खुर्दी, क्वार्टर, नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। और ऐसे क्वेश्चन पे हमको ज़्यादा वो नहीं करना है, भागना नहीं, इनके पीछे देखने को मिलेंगे तो हम सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज बनता है तो भी ठीक है, नहीं बनता है तो भी ठीक है ना। वो डीप क्वेश्चन है ये, और हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता ऐसे क्वेश्चन। तो हमको जो बेसिक क्वेश्चन है पहले उन पे अपनी कमांड बनाना है, उसके बाद ही थोड़ा डीप में जाना है, और डरना नहीं है बिल्कुल भी, आप ही करोगे क्वालिफाई। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो डिंडोरी में जो है अधिकतम, ये जो दिए हुए हैं ना इसमें से हमको सेलेक्ट करना था, इसलिए डिंडोरी। अदरवाइज अगर पूछता है जिला तो आपका कौन सा जिला फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा? आपका बालाघाट। तो बालाघाट में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। एक चीज़ और यहाँ पर मैप के थ्रू मैं आपको बता दूँ, ये आपका एमपी हो गया। बालाघाट की जो लोकेशन है आपको यहाँ इस एरिया में देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये जो है यहाँ पर हिल स्टेशन पचमढ़ी है ना। तो अगर क्षेत्र की बात करता है कि सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो क्षेत्र अगर पूछा है तो आप क्या लगा देंगे? पचमढ़ी। लेकिन अगर जिला पूछता है तो जिला में आपका आ जाएगा बालाघाट। बालाघाट में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। और अगर ऑप्शन में आपका बालाघाट नहीं है तो बालाघाट के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डिंडोरी, मंडला, है ना, उसके आसपास। मंडला दे रखा है तो आप मंडला पे जाएंगे, मंडला भी नहीं है तो आप किस पे जाएंगे? डिंडोरी पे, है ना। मंडला देन डिंडोरी। तो ये आपके सर्वाधिक वर्षा वाले जिले हो जाएंगे। न्यूनतम की बात करेंगे तो आपका जो भिंड है ना, भिंड वाला एरिया है, इसमें क्या होती है? न्यूनतम वर्षा होती है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सुमेलित नहीं है? बोला है बॉक्साइट के जो क्षेत्र है खनन क्षेत्र दे दिया है और उसका जिला दे दिया है, तो कौन सा जो क्षेत्र है वो सुमेलित नहीं है? तो हीरापुर, श्योपुर। क्या हीरापुर श्योपुर में है? नहीं है। मुंडी दादर कहाँ है? बालाघाट में। मुंडी दादर बालाघाट। रानीपुर सतना, रक्ती दादर मंडला। तो ये सब तो सही है, बाकी सुमेलित कौन सा नहीं है? आपका हीरापुर वाला सुमेलित नहीं है। बालाघाट, सतना, मंडला, ये सब अभी मैप बनाया था, आप देख लें एक बार। और इन सब जिलों की लोकेशन आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। ये एमपी का मैप है, जो इधर देख लो। तो ये सतना आपको इधर देखने को मिलेगा, है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये सतना हो जाएगा आपका। मंडला आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बालाघाट इधर देखने को मिलेगा। श्योपुर यहाँ पर है ना। और ये हीरापुर है ना, आई थिंक इस वाले एरिया में। तो क्या हीरापुर यहाँ पर है क्या? नहीं है, इसलिए यहाँ पर। मुंडी दादर आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बालाघाट में। रानीपुर आपको देखने को मिलेगा सतना में। और मंडला में आपको देखने को मिलेगा, मंडला में आपको रक्ती दादर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखते हुए चलना है। किसका बोल रहा है? बॉक्साइट का। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र है, मतलब ये पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो इस वाले एरिया में आपको क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। यहाँ पर किस तरह की चट्टानें पाई जाती है ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। और श्योपुर यहाँ पर सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। हीरापुर यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है ये? इधर, सागर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाणसागर परियोजना के संदर्भ में। बाणसागर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? सही है। सही पूछा है ना, यहाँ पर सही है। तो इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाणभट्ट के नाम पर रखा गया। जी बिल्कुल सही बात है, ये बाणभट्ट के नाम पर रखा गया। यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो स्टेट्स दे रखे हैं ये चीज़ यहाँ पर गलत दे रखी है ना। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, और किस नदी पर है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाणसागर परियोजना निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के हिसाब से घटते क्रम में जमाना है ना। तो यहाँ पर दे रखा है डॉक्टर बलराम जाखड़, कैसी रेड्डी, ओम प्रकाश कोहली, आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन को जो है आयोग द्वारा क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। अब यहाँ से हमको एक सीख लेना है कि हम राज्यपाल अगर पढ़ेंगे तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स हमको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक किसका है, सर्वाधिक बार कौन बने हैं, न्यूनतम किसका है, फर्स्ट फीमेल कौन है, कब बनी वो, है ना, कौन से क्रम की बनी, ये भी याद रखना है। उनके पहले और उनके बाद कौन रहे, ये भी याद रखना है। और बहुत सारे फैक्ट हैं यहाँ पर। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि अगर आपने राज्यपाल नहीं पढ़े, मेरे द्वारा करवाया गया है प्लेलिस्ट में, आप राज्यपाल वाला टॉपिक कर लें,
जाकर एक बार ज़रूर देखिए उसको। क्लास में आपको ये सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे और वहीं याद भी हो जाएगा, है ना। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप वो 2x की स्पीड में जाकर के वो क्लास देख सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट होगा। 2 क्वेश्चन आपके उस क्लास से सीधे सीधे आपके इस एग्ज़ाम में बन जाएंगे, है ना। तो ये फैक्ट पढ़ना है। उसके बाद और क्या देख सकते हैं आप कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, गैस त्रासदी हुई थी, उस समय कौन था राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन लगा है हमारे यहाँ पर 3 बार, मध्य प्रदेश में शासन 3 बार लगा ना, राष्ट्रपति शासन 3 बार। तो उस समय कौन थे राज्यपाल, ये भी हमको ध्यान रखना है। एक और फैक्ट यहाँ पे हो जाता है कि एमपी का जब डिवाइड हुआ था मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़ बना था जब इससे अलग होकर, तो उस समय कौन राज्यपाल थे। तो ऐसे जो क्राइटेरियाज हैं हमको कवर करते हुए चलना है। और वर्तमान में कौन है ये भी ध्यान रखना है, वर्तमान में कौन है, फर्स्ट कौन थे ये भी ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन राज्यपाल से देखने को मिलेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछता है, वो यहीं घूमता है गोल गोल। तो हमको भी ये सब कवर करके ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे। देखो अभी जो मामा है ना, सीएम वाले टॉपिक है ना, आपने इसमें दे रखा है यूनिट 5 में। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जी सर्वाधिक बार बने, सबको याद है ये चीज। लेकिन फर्स्ट टाइम कब बने थे ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब बने थे, उस समय उनके साथ में राज्यपाल कौन रहा था, ठीक है। अगर कोई फीमेल सीएम रही है तो वो कौन थी, कब बनी, कितने टाइम के लिए बनी, उनके बाद कौन बना, ठीक है, कौन से क्रम की थी वो, है ना, व्यक्तिगत तौर पर। मतलब उनके पहले जो मेल आए होंगे उनको ऐड करके फिर वो कौन से नंबर की थी, कौन सी विधानसभा में वो बनी थी, है ना। तो इस तरह से हम आप जब पढ़ेंगे ना तो ये टॉपिक हमारे ऑटोमेटिक एकदम बढ़िया होते जाएंगे। शिवराज सिंह जी चौहान जो है वो प्रथम बार कब बने थे, 2005 में इसका आंसर दिया हुआ है ना। इनके पहले कौन थे, बाबूलाल गौर, और बाबूलाल गौर के पहले कौन थी आपके, उमा भारती जी थी, है ना, उमा भारती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर आपके पॉलिटी के क्वेश्चन है ये, और ज़्यादा इसमें डीप पढ़ना नहीं पड़ता है, फैक्ट बात करता है, ये पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ स्थित है, तो आपके भोपाल में पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ स्थित है, कहाँ पर, भोपाल में। और पंडित कुंजीलाल दुबे कौन थे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में कब आया, तो 15 फरवरी 1994 से ये जो है अस्तित्व में आया था, 1994। राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है। और ये वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये तो बिल्कुल मान के चले, क्योंकि आने वाले 2025 का जो प्री होने वाला है वो आपका 2025 का जो प्री है वो होने वाला है आपका 16 फरवरी को, है ना। और ये 15 फरवरी की बात हो रही है ना। तो निर्वाचन, और ये तो निर्वाचन आयोग तो आपका इम्पोर्टेंट होता ही होता है। अगर आयोग से क्वेश्चन आया तो हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। तो 15 फरवरी 1994 से, है ना, अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। राज्य निर्वाचन आयोग की सेवानिवृत्ति आयु पूछी तो ये आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया। सेम ऐसे ही सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर क्या रही, इसको भी डिलीट कर दिया आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मध्य प्रदेश की 2011 जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही कथन को इंगित करें। सही कथन हमको पहचानना है, शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है एवं सबसे अधिक सिवनी में। महिला साक्षरता का बोला है शहरी क्षेत्रों में। ये जो चीजें हैं इनको ध्यान में रख के फिर ही आगे बढ़ना है ना। तो हमको डायरेक्ट ऐसे करके भोपाल नहीं लगा देना है कि नहीं तो भोपाल में जाएगी शहरी साक्षरता, है ना। पर हमको समझना है पहले कि क्या बात कर रहा है। हो सकता है भोपाल है उसका, लेकिन हमको पहले जो लिखा हुआ उसको अच्छे से समझना है, फिर ही आंसर की तरफ मूव करना है। पहले से अगर हम ऐसे करेंगे कि नहीं 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 ताऊ में आकर के बिल्कुल कर दिया तो वो क्या हो जाती है, कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती है ना। तो बिल्कुल शांति से हमको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आंसर की ओर मूव करना है। मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% जो है बढ़ी है। तो आप यहाँ देखेंगे मंडला जिले में ग्रामीण का सबसे अधिक अनुपात आपको देखने को नहीं मिलता है। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, डिंडौरी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये मंडला में नहीं है, डिंडौरी में। तो ऑप्शन ए
और सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्थिर भावों पर पूछा है। स्थिर भाव के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या थी। 2022-23 की प्रति व्यक्ति आय पूछा है इसने, वो भी स्थिर भाव पर। तो स्थिर भाव पर थी 65,023 रुपए जो थी ये प्रति व्यक्ति आय थी। प्रति व्यक्ति आय से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, इस बार भी पढ़ लेना, हो सकता है पूछ लिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार से 5 सितारा 5 स्टार रैंकिंग है ना, 5 स्टार रैंकिंग के तहत भारत सरकार ने क्या किया है, रेटिंग जो है वो प्रदान की है। तो आपका इंदौर हो जाएगा, है ना, ये रेटिंग कर लेना, इसको रैंक या रेटिंग एक ही बात है। तो आप क्या करेंगे, इंदौर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरे की फसल है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके पहले भी बाजरे की फसल वाला जो क्वेश्चन है ये पहले भी देखने को मिला है, हमने इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए वहाँ पर। तो बाजरा तो पूछ ही लेता है, मोटे अनाज की श्रेणी में भी आता है ये। तो बाजरे की फसल कैसी है, खरीफ की फसल है। कैसी है, खरीफ की फसल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना को कब शुरू किया गया था, कहाँ से शुरू किया गया था ना, कब शुरू किया गया था ये तो हमें कमेंट में आप बताएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे इसको शुरू कहाँ से किया गया था, तो हमारी राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल से। किस लेखक को साहित्य अकादमी ने हिंदी साहित्य के युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। अतुल कुमार राय, अतुल कुमार राय जो है इनको सम्मानित किया गया था 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया। तो गीता प्रेस जो है गोरखपुर, इसको ये प्रदान किया गया 2021 का गांधी शांति पुरस्कार इसलिए दिया जाता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047। देखो ये याद रखना है कि सिकल सेल एनीमिया जो है उसको हमको कब तक खत्म करना है, 2047 तक। शुभारंभ किस राज्य से किया गया, तो हमारे मध्य प्रदेश से किया गया। अगर टारगेट पूछता है ना तो हमको 2047 ध्यान रखना है। गाँव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है, तो गाँव की बेटी योजना भी हमारे प्यारे मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, हमारे मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, कूनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए चीता किस देश से हैं, तो सभी जानते हैं नामीबिया से। और कूनो कहाँ पर स्थित है, एक बार मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर मैपिंग के थ्रू। अगर हम मैपिंग के थ्रू कुछ चीज़ें देखते हैं ना तो हमेशा के लिए हमारे माइंड में क्या हो जाती है, छप जाती है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको इस वाले एरिया में देखने को मिलेगा, आपके उत्तरी मध्य प्रदेश में। और यहीं पर क्या है, ये जो है चीते को छोड़ा गया है। किस देश से, नामीबिया से लाए गए। वर्ल्ड बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा जी जो है वो वर्ल्ड बैंक के नवनिर्वाचित आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हिंडोला महल से भी कितनी बार क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो इसको भी आप देखते हुए चलना है ना, इसका फेवरेट होता जा रहा है। हिंडोला महल कहाँ है, आपके धार में। किस जिले में, धार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में शुद्ध किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल। डाक कर्मयोगी पोर्टल, डाक कर्मयोगी क्या है, एक पोर्टल है जिसका क्या उद्देश्य है, तो कर्मचारियों का प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। डाक कर्मयोगी, कर्म कर्मचारी, याद रखेंगे ना, कर्म से कर्मचारी को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। किसको, स्मिता कुमारी को। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने की हमारे आयोग की आदत है, तो ऐसा पूछ ले कभी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसको जो है शामिल किया गया। यहाँ 4 नाम दे दे, 4 में से एक नाम दे देता है स्मृति कुमारी, तो आपको याद रखना स्मिता कुमारी जो है उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है ना। तो ये क्या करती है, योग के लिए जो है इनको इसमें शामिल किया गया है। 2021 का पेपर है, तो उस तरह से हमको चीज़ें ध्यान रखते हुए चलना है। अभी 2025 का हमको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, इतना हमको यहाँ से उठाते हुए चलना है और आगे बढ़ना है। CPU स्टैंड, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट स्टैंड करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, मैंने आंसर ही बता दिया है ना। CPU का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम OOP है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्राइटेरिया संतुष्ट करता है, तो आपके सभी को
पॉलीमार्फिज्म को, इनकैप्सुलेशन को, इनहेरिटेंस को। तो इन सभी को ये जो है कवर करता है कौन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट ट्रेड के लिए एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है बोला है, तो आपका हो जाएगा नेगोशिएशन जो है ये नहीं है। बाकी प्रमोशन, प्राइस, प्रोडक्ट, पीपी वाले हो जाएंगे, बाकी एन वाला नहीं होगा ना, नेगोशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है? फिलोसॉफी, एवेल्युएशन, आइसोलेशन, कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटिंग कर सकता है, फिलोसॉफी कर सकता है, एवोल्यूशन कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? तो आइसोलेशन इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है? नहीं पूछा है तो रिलायबिलिटी जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? यूएसबी पोर्ट का पूछा है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जरूर देखना है हमको। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, और ये वाला आंसर बहुत ही कम देखने को मिलता है। 3 ऑप्शन में से ही कोई एक जो है सही आंसर होता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। तो यही सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो वर्ष दे रखे हैं ये गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से कौन करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कौन करेगा? तो अलेक्सा, सीरी, कॉर्टाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्टाना बता रहा है, में से कौन करता है? अलेक्सा, सीरी और कॉर्टाना। मेरे हिसाब से सभी होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन कॉर्टाना एक बार इसको चेक जरूर करना है ना, थोड़ा सा डाउट जा रहा है मुझे इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम मशीन होता है तो B2B, बिजनेस टू कस्टमर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गीगाबाइट समतुल्य होता है 2 की घात 30 बाइट का। नेक्स्ट, माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल किसके उदाहरण है? स्कैनिंग डिवाइस का, स्टोरिंग डिवाइस का, पायरेटिंग डिवाइस का या फिर मल्टीमीडिया डिवाइस का। तो इसका आंसर हो जाएगा पायरेटिंग डिवाइस का। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं 2021 के MPPSC फॉरेस्ट मेंस के पेपर के थ्रू, जो कि हमारे MPPSC प्री के लगभग 50% क्वेश्चन जो का सिलेबस है उसको कवर करता है। आपकी यूनिट 2 हो जाएगी, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 9 एंड यूनिट 10। ये 5 यूनिट सीधे आपकी ये वाले जो 50 क्वेश्चन है कवर करते हैं। उसी एरिया से इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके प्री एग्जामिनेशन में। तो कैसी लगी दोस्तों आपको क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस तरह की और डिटेल्स वाली आपको क्लास चाहिए या फिर डायरेक्ट आंसर लगाने वाली क्लासेस चाहिए, किस तरह की क्लासेस आप ज़्यादा पसंद करते हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें, उनको भी इन चीज़ का बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, है ना। और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो ही आपके सिलेक्शन की है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चंस लेकर के अगले पेपर के अंदर 2020 का सॉल्यूशन लेकर आएंगे हम आपके लिए। और अगर आपने इसके पहले वाले अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो जा कर के देख सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट आपको होने वाला है वहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।